हाँ जी, नमस्कार। नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने बात की थी पिछली क्लास में पंचायती राज टॉपिक पर। हमने तीसरी क्लास लगा चुके थे हम। आज हम बात करेंगे चौथी क्लास पर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अपन विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में संवैधानिक विशेषता के बारे में बात की थी, कुछ आर्टिकल्स पर हमने तो उसके जो मुख्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है उस पर चर्चा की थी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए तो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट रहने वाले हैं, जो आर्टिकल्स है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे कि राजस्थान में जो पंचायती व्यवस्था की शुरुआत किस प्रकार हुई और राजस्थान में इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, उस पर भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे। तो देखिएगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के सॉरी पंचायती राज जो अधिनियम है हमारा 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम में हमने कुछ आर्टिकल्स पे चर्चा की थी, इनको थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 243 के बारे में। फिर हमने बात की थी 243 ए, बी और उसके बाद में सी और डी। ये 4 आर्टिकल जो है, 5 आर्टिकल है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। तो बच्चों आपने पढ़ा भी होगा और मैंने आपको बताया भी था कि 243 में आपको क्या देखने को मिलेगी, पंचायतों की परिभाषाएं। इसके बारे में उल्लेख मिलेगा, पंचायतों की परिभाषाएं जो है इनके बारे में जो उल्लेख है वो किस में मिलेगा, 243 में। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूं, 243 ए, इसमें मैंने आपको ग्राम जो सभा है, ग्राम सभा की जो संरचना है, इस संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था। 243 बी में आपको मैंने पंचायतों का किस स्तर पर गठन किया जाएगा उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और सी में हमने पंचायतों की जो संरचना है, संरचना पे भी हमने बात की थी। और इसी के साथ साथ 243 डी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने बात की थी आरक्षण की। इसकी बात की थी आरक्षण की। तो आरक्षण के तथ्य पर अपने चर्चा कर चुके हैं कि पंचायतों में जो आरक्षण है एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, साथ में महिलाओं को टोटल यानी कुल पदों पर 33% का आरक्षण का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है। इससे ज्यादा राज्य सरकार उसको बढ़ा सकती है, उस पर भी अपने बात कर चुके हैं विस्तृत रूप से। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप के जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क क्लासें हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है नाना क्लास टीम के द्वारा और मेरे द्वारा ये उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, भी कमेंट भी करके हमें बताएं कि आपका जो हम ये जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए उसमें हमारा कितना का योगदान जो है सिद्ध हो रहा है, तो जरूर हमें इसके बारे में बताते रहें। अब बात करेंगे आगे। उसको पढ़ने से पहले सेकंड ग्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान से सुनना कि सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के नजरिए में अपने क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज जो है वो हमने तैयार की है। यह टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह टेस्ट आपको है एक संपूर्ण पाठ्यक्रम में शेड्यूल के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है और उसमें आपको क्या किया जाएगा, टॉपिक वाइज से जो टेस्ट है वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इसके साथ साथ आपके लिए पूरा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी आपको उपलब्ध होगा। ये पूरा प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप नाना क्लास के ऐप पर जाएं, इससे आप परचेज कर सकते हो। चलो बात करते हैं अपन आगे। 243 डी तक हम पढ़ चुके थे जिसमें आरक्षण की बात थी। अब हम बात करेंगे बेटा 243 डी के बाद में 243 ई, पंचायतों में अनुच्छेद 243 ई की मैं बात करूं, काफी महत्वपूर्ण है।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बच्चों को कई बार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बड़े बारीकी से प्रश्न पूछा हुआ है। ई में कार्यकाल के बारे में बात हुई है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है किस प्रकार से रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब जानते भी हो कि पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जामिनर किस स्तर का पूछ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहले पहला पॉइंट आपको कार्यकाल में ये ध्यान रखना है कि सभी जो पंचायती संस्थाएं हैं, तीनों स्तर की जो हम बात करें या 4 स्तर की बात करें, तो सभी पंचायती जो संस्थाएं हैं, तो सभी पंचायत स्तर की या सभी स्तरीय जो पंचायत है, उनका कार्यकाल जो रहेगा वो प्रथम अधिवेशन, ध्यान देना भी ये लिखा हुआ है इसमें कि जो पहला अधिवेशन होगा पंचायत का, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। सभी पंचायतों का यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सभी का कार्यकाल जो होगा वो पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एग्जामिनर ने दूसरा पॉइंट क्या पूछा कि सदस्यों के कार्यकाल को हम कहां से लेकर मतलब काउंट कर सकते हैं, क्या 5 वर्ष का होता है? तो कई बार इसको बड़े ही डीप कॉन्सेप्ट में जो है ऑप्शन देकर पूछा गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सदस्यों का जो कार्यकाल होगा पंचायत समिति में, सदस्यों का कार्यकाल जो काउंट होगा वो पंचायतों की जो पहली बैठक है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल माना जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का पंचायतों का कार्यकाल माना गया है। तीसरा बिंदु ये है कि अगर मान के चलो किसी सदस्य का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाता है, क्योंकि कार्यकाल कितने वर्ष का हमने डिसाइड कर दिया, 5 वर्ष का डिसाइड कर दिया, वो कब से है वो थोड़ा सा बिंदु आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो कार्यकाल है, जैसे मान के चलो मैं सरपंच के चुनाव, मान के चलो सरपंच के चुनाव जीत कर सरपंच के सीट पे बैठा हूं, तो मेरा कार्यकाल जो है वो कब से माना जाएगा? प्रथम जो बैठक है ग्राम पंचायत की, उस बैठक से 5 वर्ष तक का मेरा कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर मान के चलो समय से पहले कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा उस स्थिति में। तो देखो, अगर मान के चलो कार्यकाल समय से पूर्व कार्यकाल आपका समाप्त हो जाता है। अब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसका मतलब भी हुआ कि त्यागपत्र देने से या किसी अन्य बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कारणों से कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा? तो यहां पर सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है कि आप क्या करोगे, शेष अवधि के लिए क्या करवाओगे? उपचुनाव करवाओगे। क्या करवाओगे? उपचुनाव। ध्यान रखना, एक मध्यवर्ती चुनाव नाम आता है। मध्यवर्ती चुनाव का मतलब हो गया बेटा कि विघटन के बाद, यानी पूर्ण रूप से पंचायतों का विघटन हो चुका, अब दोबारा नए सिरे से चुनाव करवाना है, तो वो चुनाव क्या होता है? मध्यवर्ती चुनाव होता है। यानी समय से पहले पंचायतों का विघटन हो गया, अब दोबारा से चुनाव करवाना है, तो वो मध्यवर्ती चुनाव माना जाएगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि शेष अवधि के लिए ही आप उपचुनाव कराओगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पंचायतों के चुनाव में 6 महीने से कम का समय पड़ा है और ऐसी स्थिति में कोई एक सदस्य है जिसका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया, तो क्या उस सीट पर चुनाव करवाना आवश्यक है? बात को समझना, जैसे कि मान के चलो सरपंच है, पंच है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कोई एक सदस्य है जिसकी डेथ हो गई और अगला चुनाव करवाने के जो समय की तिथि है वो 4-5 महीने बचे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या चुनाव करवाना जरूरी है? तो यहां पर यह लिखा है कि यदि पंचायत के आगामी चुनाव में 6 माह से कम का समय बचा है, तो वहां चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। कम का समय बचा है तो चुनाव करवाना, ये ध्यान रखना, चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ही
डीप कॉन्सेप्ट में यहां से पूछता है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कार्यकाल के संदर्भ में वो ये है, जैसे हमारे यहाँ पंचायत का गठन हो गया, ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी, आपने सुना ही होगा स्वाभाविक रूप से। क्या इन्हें समय से पहले भंग या विघटित किया जा सकता है? जैसे लोकसभा विधानसभा के बारे में हम पढ़ कर आ रहे हैं कि विधानसभा को समय से पहले भंग या विघटित राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो क्या वैसे ही ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इनको समय से पहले भंग या विघटित किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि समय से पहले यानी पंचायत जो है, पंचायतों को समय से पूर्व, पंचायतों को समय से पूर्व भंग या विघटित किया जा सकता है। प्रश्न आएगा कौन करेगा? भंग या विघटन किया जा सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि इनको विघटित कौन करेगा, इन्हें भंग या विघटित करने का अधिकार किसको है? थोड़ा ध्यान देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। इन्हें भंग या विघटित करने का अधिकार है राज्य सरकार को। राज्य सरकार क्या कर सकती है? पंचायतों को समय से पहले विघटित या भंग कर सकती है। या तो राज्य सरकार करेगी, या राज्य सरकार के द्वारा प्रादत्त या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त, ऐसे लिख सकता हूं मैं, नियुक्त जो प्राधिकारी होता है। अब कहोगे सर प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? पहले सुनो। या तो राज्य सरकार भंग या विघटित करेगी, या फिर राज्य सरकार का जो नियुक्त प्राधिकारी है, अब जैसे मान के चलो जिले स्तर पर जिला कलेक्टर हो गया, खंड स्तर पर एसडीएम हो गया, मान के चलो एडीएम हो गया, तो ये जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी जिनको हम बोल सकते हैं, इन्हें प्राधिकारी की श्रेणी में रखा गया। या तो राज्य सरकार या इनके माध्यम से वो क्या करेंगे? पंचायतों को भंग या विघटित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना कि पंचायतों को समय से पूर्व भंग या विघटित करने का अधिकार किसके पास है राज्य सरकार के पास। या राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो है वो इसको भंग या विघटित कर सकता है। ये कहानी थी इनके कार्यकाल के संदर्भ में। इतनी बातें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई के बाद में अगला जो आर्टिकल रहेगा 243 एफ को पढ़ने से पहले सेकंड ग्रेड के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सभी टॉपिक बड़े विस्तृत रूप से आपके एग्जाम को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियो कोर्स आपके लिए तैयार किया है। और इसमें जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे लेवल का आपको मिलने वाला है। इसमें आपको पूरा जो बैच है उसकी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसके अलावा आपको रिवीजन क्लास भी मिलेगी और इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी है वो आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो नानक क्लास के ऐप पे जाएं और या फिर आप इसको हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके इसको आप क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। अपनी तैयारी को बड़े ही मजबूत और अच्छे स्तर पर स्थापित यानी बना सकते हो। आपके एग्जाम आप सब ने देखा होगा कि जैसे मान के चलो आरपीएससी है वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स मैंने तैयार किया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बात करते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 243 एफ। अनुच्छेद 243 एफ के अंदर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर योग्यता के बारे में चर्चा की गई है बेटा। किसके बारे में बात की गई है? योग्यता। या फिर कोई भी सदस्य उसके लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता का निर्धारण किया गया, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप सबको ध्यान में रखना है कि जो भी पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायत में सदस्य बनने की जो योग्यता है, पंचायत का मतलब ये हो गया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत में अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है उसके लिए संविधान के आर्टिकल 243 एफ में जो योग्यता डिसाइड की गई है बेटा, वो कौन सी डिसाइड की गई है? वो की गई है न्यूनतम आयु। न्यूनतम जो आयु है कितने वर्ष होनी चाहिए बेटा? 21 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। तभी आप जो है अपने यहाँ ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ सकते हो, अपने यहाँ पंचायत समिति में चुनाव लड़ सकते हो, या अपने जिला परिषद का चुनाव आप लड़ सकते हो। अगर आप 21 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो आप इसके योग्य माने जाओगे। एक कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। दूसरा बिंदु ये है, वो इस प्रकार ध्यान रखना कि अगर अन्य योग्यताओं का निर्धारण है, योग्यता या अयोग्यता है, इनका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? राज्य विधान मंडल या राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य विधान मंडल जो है अन्य योग्यताओं का
निर्धारण करेगी। बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद आप इन अन्य योग्यताओं का क्या कर सकते हो, निर्धारण कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। नंबर एक कि संविधान में कौन सी योग्यता का उल्लेख किया गया है। संविधान में सिर्फ एक ही योग्यता है कि वो न्यूनतम आयु कितने वर्ष पूरी कर चुका हो, 21 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर चुका हो। इसके अलावा अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर अन्य योग्यता निर्धारित की गई है क्या? हाँ जरूर की गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी है। नंबर एक, अगर आप सरपंच के, पंच के या मान के चलो पंचायत समिति के चुनाव लड़ना चाहते हो तो 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ये एक योग्यता, एक मापदंड निर्धारित किया गया है। अगर 2 से अधिक संतान है तो आप इसके योग्य नहीं हो। यानी ये जो योग्यता है 21 नवंबर 1995 से एक मापदंड निर्धारित कर दिया कि 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान नहीं हो, ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया? ये राज्यों के द्वारा डिसाइड किया गया। और दूसरी बात, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। कब से नहीं होनी चाहिए? 21 नवंबर 1995 से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, राज्य की जो मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। कि मेरा नाम, जैसे मान के चलो मैं राजस्थान का निवासी हूं, तो अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मेरे यहाँ पर वोटर जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का नागरिक जो है वो अपने ही राज्य में पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि मान के चलो मैं हूं, अगर राजस्थान के निवासी आप और मैं राजस्थान के निवासी हैं तो हम हरियाणा के पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ सकते। हमें क्या करना होगा, हमें अपने ही राज्य के नागरिक के रूप में या पंजीकृत मतदाता के रूप में को अपना रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी हम पंचायतों का चुनाव लड़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं बात करूं ये सॉरी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की, तो यहां पर ये मापदंड लागू नहीं होता। अगर आप लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप किसी भी राज्य की, किसी भी भारत का नागरिक होना जरूरी है बस, और आप किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हो। राहुल गांधी ने केरल से भी चुनाव लड़ा, यूपी से भी चुनाव लड़ा, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव के लिए आप किसी भी राज्य से राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हो। ये मापदंड आपका जो निर्धारित किया गया है वो किस पे निर्धारित किया गया है, ये आपके पंचायतों के चुनाव में ये मापदंड निर्धारित किया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हो तो अपने राज्य के नागरिक होना जरूरी है, और इसके साथ साथ वोटर आईडी में नाम आपका होना जरूरी है। तीसरी बात क्या डिसाइड की गई है, वो ये डिसाइड की गई है कि एक साथ पंचायत व संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं रह सकता। जैसे मान के चलो मैं सरपंच के चुनाव लड़ा, मैं सरपंच के चुनाव में मैं जीत गया, और उसी वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मैंने एमएलए की सीट पे चुनाव लड़ा और मैं एमएलए भी बन गया। एक साथ में 2 सीटों पे काम नहीं कर सकता, मुझे एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, चौथी बात जो है वो अपने आप में थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, भी ध्यान रखनी है आपको, और वो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, जैसे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूं या पंच का चुनाव लड़ना चाहता हूं, सरपंच की एक सीट होती है, तो सारे कैंडिडेट आकर अपना नाम जो है रजिस्टर्ड करवाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। पंच की बात करें तो अलग अलग वार्ड होते हैं। जैसे मान के चलो मैं किसी एक वार्ड में आता हूं तो मैं अपने ही वार्ड में चुनाव लड़ सकता हूं, अपने वार्ड से बाहर जाकर दूसरे वार्ड में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि पंचायतों में एक सीट से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये लगभग कई योग्यताएं जो है मापदंड निर्धारित किए गए 243F के अनुसार। ये बाद में डिसाइड किए गए, आपको ध्यान रखना, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, इनको राज्य सरकारों ने अपने अपने अनुसार इनको निर्धारित किया है। अब जो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अनिवार्य
कौन सा बिंदु रह गया? नंबर 5, शौचालय की अनिवार्यता। ठीक है, यानी स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए 2018 में, उससे पहले वसुंधरा सरकार ने क्या किया था, शौचालय की अनिवार्यता की जो है योग्यताओं का निर्धारण किया था। अगर आप सरपंच का, प्रधान का, या मान के चलो जिला प्रमुख का, वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके घर में पक्का शौचालय होना जरूरी है। ये ध्यान रखना, आज भी योग्यता डिसाइड की गई। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। और उसके बाद में नंबर 6, शैक्षणिक योग्यता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर, शैक्षणिक योग्यता को जोड़ने वाला राजस्थान पहला राज्य था। पंचायतों में शैक्षणिक योग्यता जोड़ने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, लेकिन गहलोत सरकार ने इसको क्या कर दिया, वर्तमान में हटा दिया। वर्तमान में ये योग्यता नहीं है। ठीक है, तो वसुंधरा सरकार ने इस योग्यता को जोड़ा था कि अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो सरपंच स्तर पर आपको 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप प्रधान या जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 10वीं पास होना जरूरी है। भारतीय संविधान में पहली बार किसी सीट पर अगर आप निर्वाचित हो रहे हो तो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता डिसाइड की गई। यहां तक एमएलए, एमपी सबके चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यहां डिसाइड की। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। लेकिन राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार जब आती है तो गहलोत सरकार ने इस योग्यता को क्या कर दिया, हटा दिया। इसके बाद जब इस योग्यता को राजस्थान के अंदर जब पहली बार जोड़ा गया था तो इससे प्रेरित होकर हरियाणा ने भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। हरियाणा में आज भी शैक्षणिक योग्यता बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिसाइड है, अनिवार्य शौचालयता की योग्यता है वो डिसाइड की गई। तो ये सारी योग्यताएं हैं। अगर आप इन सारे मापदंडों को कंप्लीट करते हो तो आप क्या हो कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाओगे। एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, कुष्ठ रोगी नहीं होना चाहिए। कुष्ठ रोगी, अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ठीक है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वह व्यक्ति पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 243F के बाद में अगला जो हमारा आर्टिकल जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वो रहने वाला है F के बाद में कौन सा आएगा, जी। पंचायतों का अनुच्छेद जो रहेगा, अनुच्छेद 243 जी। जी का मतलब हो गया कि इसमें पंचायतों की शक्ति व कार्यों के बारे में उल्लेख है। शक्तियां व कार्य जो है उसके बारे में उल्लेख है। पंचायत के द्वारा कार्य किए जाएंगे तो पंचायतों के कार्य जो है, हमारी जो अनुसूची है, कौन सी, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया। और कितने कार्य दिए गए हैं, 29 विषय जोड़े गए। इन विषयों पर पंचायतें क्या करेगी, कार्य करेगी और इन पर कानून बनाने के अधिकार रखती है। अब ये कितने कार्य दिए जाएंगे इस बात का निर्धारण करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगी, डिसाइड करेगी। भी राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने स्तर पर, क्योंकि संविधान में 29 विषय दे दिए, अब कोई राज्य अपने संसाधनों के अनुकूल काम उन विषयों पर नहीं कर सकता, तो अपने संसाधन को आधार बनाकर भी आप इतने विषयों पर कार्य कर सकते हो या कानून बना सकते हो। तो अपने अपने योग्यता के अनुसार राज्य है वो अपने विषय डिसाइड कर सकता है। तो ध्यान देना, ये डिसाइड कौन करेगा, राज्य सरकार। और राज्य सरकार क्या करेगी, विधानमंडल में कानून बनाकर क्या कर देगी, अलग अलग विषय है वो आवंटित कर देगी। तो ध्यान देना, जब राजस्थान में ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो राजस्थान में प्रारंभ में 16 विषय पंचायतों को दिए गए थे। 16 विषय हमारी पंचायतों को दिए गए। जब संविधान में ये अधिनियम लागू हुआ तो प्रारंभ में हमारे पास कितने विषय थे पंचायतों में, 16 विषय थे। लेकिन बाद में 16 विषयों से बढ़ाकर हमने क्या किया, अब वर्तमान में हमारी पंचायतों को 21 विषय दे रखे। कितने विषय दे रखे, 21 विषय दे रखे। 21 विषयों पर हमारी पंचायतें क्या कर सकती है, कार्य करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
वैसे संविधान में कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय दे रखे हैं। राज्य अपने योग्यता के अनुसार डिसाइड करें भी हमारे पास कितने विषय होने चाहिए। हो सकता है हम 29 के 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में जब राजस्थान में ये कानून लागू हुआ, ये अधिनियम लागू हुआ, तो हमारे पास 16 विषय थे। पंचायतों में कार्य करने कितने विषय थे? 16। 29 में से फिर हमने बढ़ा दिए, अब कितने हैं? 21 विषय हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधनिष्ठ बोर्ड जो है वो खास कर इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे। 243 जी के बाद में अनुच्छेद कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 243 एच, और एच में है पंचायतों को कर अधिरोपण की शक्ति। कर अधिरोपण की शक्ति, तो यानी राज्य विधानमंडल कानून बनाकर, राज्य तो विधानमंडल है, ध्यान देना दोस्तों, कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को शक्ति प्रदान, यानी कर लगाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, पंचायतों को कर लगाने यानी टैक्स लगाने, कर लगाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 243 एच में लिखी गई। 243 एच के बाद में अगला जो अनुच्छेद रहेगा हमारा, वो रहेगा अनुच्छेद 243 आई, जिसमें राज्यों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्यों के लिए किसका प्रावधान है? वित्त आयोग। राज्य हैं वो अपने यहां पर एक वित्त आयोग का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस थोड़ा सा 243 आई को थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझिएगा कि वित्त आयोग के बारे में किस तरीके से जो है यहां पर उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद 243 आई में लिखा है वित्त आयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्यपाल क्या करेगा, ध्यान देना, राज्यपाल क्या करेगा? राज्यों में पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। यह प्रश्न आता है भी कि राज्य में जो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा पंचायतों के लिए, उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और इसका गठन है वो कितने वर्ष के लिए किया जाएगा? 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस वित्त आयोग में कौन कौन लोग होंगे, इसकी संरचना जो है, इसका जो निर्धारण करेगी राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी कि हमारे यहाँ वित्त आयोग का अगर गठन किया जाएगा तो उसमें कितने अध्यक्ष के अलावा सदस्य होंगे, इसका जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब राजस्थान में वित्त आयोग का गठन हुआ है तो हमारे यहाँ पर 4+1, एक तो अध्यक्ष होगा प्लस 4 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे? 5 लोग होंगे हमारे यहाँ पर वित्त आयोग में। अब दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण वो है कि राजस्थान में पंचायतों के लिए वर्तमान तक 6 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। ध्यान देना बेटा, राजस्थान में वर्तमान तक 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। कितने गठित किए जा चुके हैं? 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब ये 6 जो वित्त आयोग है, इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रथम वित्त आयोग जो हमारे गठित किए गए, इन प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन रहे थे बताओ? प्रथम वित्त आयोग, तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार गोयल रह चुके हैं। कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल अपन इनको बोल सकते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा भी आया, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बिंदु भी ध्यान रखना है, सेकंड वित्त आयोग, सेकंड वित्त आयोग में हरिदेवपुरा, ठीक है, हीरालाल देवपुरा, आप लोग नाम सुना होगा। हमारे देवपुरा जी जो हमारे राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये देवपुरा जी है, ये रहे। और तीसरे में रहे हैं माणिक चंद सुराणा।
यानी तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन रह चुके हैं, माणिकचंद सुराणा रह चुके हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो बीडी कल्ला रह चुके हैं। और पांचवें जो वित्त आयोग है, पांचवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है महिला रह चुकी हैं, ज्योति किरण। कौन रह चुकी है, ज्योति किरण। और वर्तमान में छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह हैं। यानी हमारे जो छठे वित्त आयोग है उनके जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रद्युम्न सिंह। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इन पंचायतों का जो वित्तीय प्रभार है या वित्तीय सुनियोजित व्यवस्था है या बजट है, इन सब के लिए जो एक आयोग का गठन किया जाएगा, और उस आयोग को आप क्या बोल सकते हो, वित्त आयोग, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और इसकी संरचना जो है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, वो राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड की जाएगी। कितने होंगे ये पॉइंट हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी क्या है, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, इसको भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भी। के बाद में 243 आई के बाद में जे और के, अनुच्छेद 243 जो जे है पंचायतों का, इसमें तो सिर्फ क्या लिखा गया है, लेखांकन की बात हुई है कि पंचायतों का ऑडिटिंग की जाएगी, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो है अनुच्छेद 243 के, इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग की बात, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब राज्यों में पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए, ध्यान से सुनना, राज्यों में पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए, यानी मैं सीधा बोलूं कि जो पंचायत है और पंचायतों का नियमित चुनाव हो सके, इसके लिए नियमित चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका भी गठन जो है वो किसकी अधिसूचना से होगा, राज्यपाल की अधिसूचना से किया जाएगा। और राज्य में इसका गठन हुआ है जुलाई 1994 में, हमारे यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जा चुका है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसके द्वारा इन पंचायतों का चुनाव है वो सुनियोजित करवाया जाएगा। और ये जो पंचायत के चुनाव के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा उसको बोलेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ध्यान देना, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राज्य में जब आयोग का गठन हुआ तो अमर सिंह राठौड़, क्या नाम थे, अमर सिंह राठौड़ जो है हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना वर्तमान में राज्य निर्वाचन जो आयोग है उनके अध्यक्ष कौन हैं, ये आप मुझे जरूर बताना। इस प्रकार ये चुनाव करवाएगा और इस प्रकार जो अध्यक्ष जो है नियुक्त किए जाएंगे उनका जो कार्यकाल जो रहेगा बेटा वो कितने वर्ष का रहेगा, वो 5 वर्ष का रहेगा, ठीक है। बाकी वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी और ये अपना जो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देंगे, किसको देंगे, राज्यपाल को। और इन्हें बर्खास्त करने का जो प्रावधान है वो किस प्रकार डिसाइड किया गया है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो सम्मान जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से इन अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाएगा। ये सारी बातें हैं इसके अंदर 243 के में लिखी गई है। तो 243 के जो है वो किससे रिलेटेड है, वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। के बाद में है 243 एम एल हैगा, सॉरी पहले इसमें है कि जो संघ शासित जो क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का गठन। अब ध्यान से सुनना कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां पर कानून जो है या विधि का निर्माण है पंचायतों के लिए वो कौन करेगी, विधानसभा। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां पर आदेश जो विनियम जारी किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात जो है वो किस में लिखी गई है, 243 एल में लिखी गई है, ठीक है।
243L के बाद में अगला जो आर्टिकल है वो हमारा कौन सा है बेटा? वो है अनुच्छेद 243M। इसमें क्या लिखा गया है इसको समझना। जब हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बना, उसके बनने से पहले बहुत सारे राज्यों ने अपने स्तर पर पंचायतों के लिए कानून बना रखे थे। जैसे राजस्थान सरकार ने पंचायतों के लिए कानून बना रखा था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953। हालांकि ये संसद के द्वारा कब बनाया गया? 1992 में, और लागू किया गया 1993 में। अब यहां पर यही बात कहता है कि जो 73वां जो संविधान संशोधन है, जिसे हम 1992 का अधिनियम बोलते हैं, ये जो अधिनियम है इसको लागू करने से पहले, यानी जब तक ये आपके राज्य में लागू नहीं हो जाता, तब तक हमारे या आपके जो राज्य स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं वही प्रभावी पंचायतों के लिए रहेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम को जब तक लागू नहीं किया जाता उस समय तक राज्यों के अपने स्तर पर जो बनाए गए कानून हैं, यानी राज्यों के अपने स्तर पर जो निर्मित कानून हैं वो क्या रहेंगे बेटा? वो रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। और जिस दिन ये लागू हो जाएगा, ये कानून क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये बात जो है वो आपको 243M के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि कौन कौन से राज्यों में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में लागू नहीं होगा? जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, और असम। यहां पर लागू नहीं होगा, यहां पर पंचायतों के लिए पैसा एक्ट जो है वो लागू होगा। अब बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 243M के बाद में आता है, एक सेकेंड, इसमें अपने बात की थी 243M, और उसके बाद 243M के बाद में आएगा अनुच्छेद 243N। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना भी, इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि 243M के अंदर है ये प्रावधान है बेटा, भी इसको समझना। 243 जो M है उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य क्षेत्र हैं जहां पर पंचायत के द्वारा, संसद के द्वारा पंचायतों के लिए जो कानून बनाया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह क्या रहेगा? प्रभावी नहीं होगा। यहां पर पैसा एक्ट जो है वो क्या होगा? लागू होगा। पैसा एक्ट जो है वो क्या होगा? लागू होगा। और 243N की बात करें तो ये बात जो है वो किस में लिखी गई है बेटा? ये 243N में लिखी गई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा समझ लेना इसको। ठीक है, 243 जो N है उसमें क्या लिखा गया है कि जब तक ये अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता तब तक पहले वाले कानून जो है वो लागू होंगे। 243M का मतलब होगा मौन। मौन का मतलब है कि मेघालय, मिजोरम, असम, जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य है जहां पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये दो बातें थोड़ा सा एक साथ कॉमन सेंस, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखनी है। बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 243 के ओ की बात करूंगा मैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो पंचायत है, पंचायतों का जो भी मामला है या जो भी विषय है, मामला या विषय है, इन विषयों में न्यायालय का हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में जिक्र किया गया। अब इसमें क्या जिक्र किया गया है? देखो, इसमें लिखा है कि जो पंचायतों के लिए, समझना इस बात को, पंचायतोों के लिए जो राज्य सरकारें हैं अगर परिसीमन करवाती है, मतलब पंचायत में परिसीमन करवाया जाता है, भी पंचायत समिति, जैसे ग्राम पंचायत को पंचायत समिति में बदल देना, या ग्राम पंचायत का दायरा बढ़ाना, भी कौन कौन से गांव
मान के चलो 5 गांव है तो उसको 10 गांव में बदल देना। ये एक परिसीमन किया जाता है और ये राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर करेगी। तो पंचायतों के लिए जो भी राज्य सरकार ने परिसीमन किया है, उस परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उस परिसीमन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। पहली बात आपको ये ध्यान देनी। राजस्थान सरकार ने मान के चलो 10-12 गांवों को मिलाकर उसको ग्राम पंचायत घोषित कर दिया। जैसे अभी ग्राम पंचायतें बढ़ाई गई थी, पंचायत समिति भी बदली गई थी। अब एक ग्राम पंचायत को एक पंचायत समिति से हटाकर दूसरी पंचायत समिति में कर दिया। ये परिसीमन होता है, ये निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ये राज्य सरकार अपने स्तर पर करती है। अगर राज्य सरकार इस प्रकार का कोई कार्य करती है तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दोगे और न्यायालय इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यही बात किसमें लिखी गई है? 243 ओ में लिखी गई है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारे जो आर्टिकल जो थे पंचायतों के, वो हमने क्या कर लिए, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब छोटी सी जो बात रहेगी उसमें अपन बात करेंगे कि राजस्थान में जो पंचायत की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से शुरू की गई है। जैसे कि मैं बात करूं, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और राजस्थान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कौन कौन क्या रहेगा, उसकी जो बातें रहेगी, छोटा सा एक वीडियो में आपके सामने और लेके आऊंगा। वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके भी, बेस्ट ऑफ लक।